क्या ये इंडिया की नई स्ट्रेटेजी है कि डॉग फाइट में अक्सर उनके तैयारों का नुकसान हो जाता है? मैं जी। हैरान हूं हिंदुस्तान की मिलिट्री पर और खासतौर पर एयरफोर्स पर उनकी बेबसी पर। फाइटर जेट्स के बजाय ड्रोन तैयारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए ये इसराइल का इस्तेमाल हो रहा है। इंडियन पायलट्स की शायद ट्रेनिंग हमसे कम है कि वो हमेशा उनके जहाज गिर जाते हैं। राफेल है स्टेट ऑफ द आर्ट वेस्टर्न टेक्नोलॉजी फ्रेंच नोन इन द एविएशन, और आपने क्या लिया है चाइना का जहाज PL-15। एक ऐसा मिसाइल है जिसकी रेंज ने आउटस्मार्ट कर दिया राफेल पे लगे हुए मिटियोर मिसाइल। दुनिया को बता दिया कि जो चाइनीज ने क्लेम किया था वो बिल्कुल ठीक था। वो 200 किलोमीटर कहते थे, हमने 200 किलोमीटर पे मारा है। ये राफेल बेचने वाली कंपनी अगर किसी के पास जाएगी तो मैं तो पहला सवाल करूंगा कि ये वही राफेल है जो 3 गिराए हैं। टेक्स्ट बुक फाइट जो है ये इंशाल्लाह कई कई मुल्क हमसे मांगेंगे और कई मुल्क पढ़ाएंगे कि ये कैसे किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम, रफ्तार पॉडकास्ट पर खुश आमदीद। हम इस वक्त इंतहाई अनयूजुअल टाइम्स में ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं। पाकिस्तान इंडिया की कशीदगी अपने उरूज पर है। अभी जिस वक्त हम आपसे बात कर रहे हैं उस वक्त भी मुस्तकिल मालूमात आ रही हैं कि इंडियन ड्रोन्स तैयारे पाकिस्तान के अंदर हैं। पाकिस्तान अपना रिटेलिएशन प्लान कर रहा है और आइंदा आने वाले घंटों में सूरत हाल मजीद गंभीर हो सकती है। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं एयर कमोडोर खालिद चिश्ती साहब, जिससे हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो गुज़िश्ता रात डॉग फाइट हुई उसकी क्या सूरत हाल थी, जो ड्रोन तैयारे पाकिस्तान के अंदर आए वो किस तरीके से आए हैं, उनकी क्या तफसीलात हैं और पाकिस्तान का क्या जवाब हो सकता है। बहुत शुक्रिया खालिद चिश्ती साहब, हमें वक्त देने का। बहुत शुक्रिया आपका और आपके वेरी वेल रिस्पेक्टेड चैनल का मुझे इनवाइट करने का। थैंक यू। सर पहले तो ये बताइए, हम डॉग फाइट की तफसीलात में जाएंगे लेकिन पहले बताइए कि आज सुबह से खबरें आ रही हैं कि इंडियन ड्रोन तैयारे जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर आ गए। ये बताएं कि ये क्या हो रहा है, किस तरीके से ये कराची, घोटकी, लाहौर, मुख्तलिफ शहरों तक कैसे ड्रोन तैयारे पहुंच गए इंडिया के? देखिए ये इसराइल का इस्तेमाल हो रहा है। एक ड्रोन है मेल के नाम से, मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग रेंज, ये एक वेपन होता है। ऑब्वियसली 40,000 फुट तक ये तकरीबन उड़ता है मुख्तलिफ ऑल्टीट्यूड से, क्योंकि ये मीडियम ऑल्टीट्यूड तक जाता है। और ये तकरीबन 1000 किलोग्राम का वॉर हेड या एक्सप्लोसिव कैरी कर सकता है। ये काफी इसमें टेक्नोलॉजी होती है, जाहिर है सेल्फ प्रोटेक्शन की या एंटी जैमिंग की, जिससे ये रेजिस्टेंस है। मुझे ये यकीन है कि जितने हम तक पहुंचे हैं उससे कहीं ज्यादा शायद फायर किए गए हैं अभी, क्योंकि अच्छा। इट्स टू अर्ली। मैं जजमेंट नहीं दे रहा हम्म। मैं अपने ओपिनियन दे रहा हूँ कि आई एम हम्म। श्योर हमारी इलेक्ट्रॉनिक और वॉरफेयर और जैमिंग जो इस वक्त वो भी इन प्लेस है उसने पूरा किया होगा। लेकिन आजकल की मॉडर्न दुनिया में ये नहीं होता कि, और मैं आपके नाज़रीन की सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए बताता जी चलूं कि जी। दुनिया में ऐसा कोई मुल्क नहीं है जिसने अपने इर्द गिर्द एक दीवार खड़ी की हो। लोगों का ख्याल ये होता है कि ऐसा जैसे कि हमारे इर्द गिर्द एक दीवार होती है, वो कोई मिसाइल फायर करेगा वो टकरा के गिर जाएगा। ऐसा नहीं होता है। हम भी फायर करेंगे, इवन आपने जिस मुल्क का भी, तो फर्स्ट वर्ल्ड के भी कोई मुल्क होंगे, जब भी कोई इस तरह का वेपन फायर होगा देयर इज अ पॉसिबिलिटी टू पेनिट्रेट करे और हिट बैक करे। जहां तक ये है, लेकिन हैविंग सेड दैट मैं उस पर शायद बाद में आऊंगा अगर आपने सवाल करना है। लेकिन अगर ये बात इन हाई मीडियम ऑल्टीट्यूड ड्रोन्स तक पहुंच जाए, और हम्म। इसका मतलब कुछ नहीं है। मैं एज अ स्टूडेंट ऑफ मिलिट्री स्ट्रेटजी मैं जी। हैरान हूं हिंदुस्तान की मिलिट्री पर और खासतौर पर एयरफोर्स पर उनकी बेबसी पर। जब आप ऐसे मिसाइल्स पर आते हैं उसका मतलब ये होता है कि आप ऑलमोस्ट आधी जंग हार चुके यार हैं मैं ये यही पूछना चाह रहा था इमोशनली। कि क्या ये इंडिया की नई स्ट्रेटेजी है कि डॉग फाइट में अक्सर उनके तैयारों का नुकसान हो जाता है, तो अब वो अपने फाइटर जेट्स के बजाय ड्रोन तैयारों का इस्तेमाल कर रहे हैं? ये आपने बिल्कुल सही आइडेंटिफाई किया है। देखिए जब एट्रिशन शायद एयरफोर्स हो जाए तो एक मोराल का अंदाजा लगा सकते हैं। थोड़ी सी मैं क्विक हिस्ट्री आपको रिफ्रेश करने के लिए आपके नाजरीन को बताता चलूं कि जब 2019 फरवरी में जब अभिनंदन का जहाज मारा गया था, तो जब जी। वो जहाज हमने कामयाबी से मारा तो हिंदुस्तान की एयरफोर्स ने डिफेंड किया अपने आप को, कह के कि असल में ये 65 और 70 साल पुरानी टेक्नोलॉजी थी, इसका मुकाबला नहीं था F-16 के साथ, और जी F-17 थंडर लेटेस्ट जहाज थे और पाक फिजाई ने एडवांटेज हासिल था उस एरिया में, इसलिए हमने लूज हो गए। जी। तो उसके बैकग्राउंड में जाकर मैं हैरान हुआ एज एज ए स्टूडेंट ऑफ एयर पावर। कौन सा मुल्क होगा जिसके पास इतनी बड़ी फिजाइया हो और 1000 के करीब फाइटर जहाज हों, और आपके पास राफेल नहीं भी आए थे तो उनके पास SU-30 और बड़े कॉम्पिटेंट जहाज थे। हम्म। उसमें से आपने MiG-21 को लीड करने के लिए भिजवा दिया, और F-16 के मुकाबले में भिजवा दिया। दैट वाज शॉकिंग। मतलब एक स्कूल का बच्चा भी शायद कहेगा कि ये कॉम्बिनेशन नहीं बनती थी। ये जी। पहली बात। लेकिन आपने उसको भी डिफेंड कर लिया। ना सिर्फ डिफेंड किया, उसको हमने चाय पिला के भेजा तो आपने जाकर उसको बहुत बड़ा बहादुरी का अवार्ड दे दिया। हम्म। ये एक अलग एक स्टोरी है। जी। स्टोरी यहाँ खत्म नहीं होती है। फिर आपने कहा कि हम बड़ी लीड ले लेंगे और एक दुआ मांगी मोदी साहब ने, और उनकी विश लिस्ट में शामिल हुआ कि ये मुझे राफेल मिल जाता, और राफेल हो जाए तो क्या होगा, क्या बात हो जाएगी। राफेल भी मिल गया।
तो अब क्या हुआ? पहले तो हमने 1960 और 55 की दिहाई का मिग 21 मारा था। जी अब तो हमने आपको 2022 वाला जहाज मारा है अल्हम्दुलिल्लाह, और एक नहीं मारा, तीन मारे हैं। तो ये रिजॉल्व जब आपने सवाल से मैंने थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि जब इतनी बेस्ट पूरा आपने राफेल का फ्लीट एयर में भेजा उस रात को, जी मैंने जी। आपको कंफर्म कर सकता हूँ कि वो इन्होंने सर कॉम्बिनेशन में आधे सॉरी जहाज। मैं आपकी बात जी। काट रहा हूँ, मुझे यही बताइएगा जरा, इसको तफसील से बताइएगा कि जो डॉग फाइट हुई जिसमें हमने कहा कि हमने 5 तैयारे उनकी गिराई, ये मंजर कशी क्या थी, उनके कितने तैयारे हमारी हदूद तक आए, हमारे तैयारों ने किस तरीके से रिटेलिएट किया, मिसाइल कैसे फायर हुए, जरा मंजर कशी करें ताकि देखने वालों को भी समझ में आ जाए कि क्या हुआ था एक्चुअली उस रात। देखिए, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मुझे मालूम है और बहुत सारी मेरी लिमिटेशन है सेंसिटिविटी की वजह से, इन्फॉर्मेशन की सारी मैं नहीं शेयर कर सकूंगा, आई लेकिन अंडरस्टैंड। आपके मैं इंटरेस्ट लाइव रखूंगा, ये मैं आपको श्योर करता हूँ कि आपके नाजरीन ये नहीं समझेंगे कि मैंने बताया कुछ नहीं। जी तो मैं कुछ जो उनसे रेलेवेंट होगा और बहुत टेक्निकल चीजों में जाए बगैर मैं चीजें शेयर करूंगा आपसे। देखिए, उस दिन उस रात को ये हुआ था कि हिंदुस्तान ने अपने तकरीबन 80 के करीब जहाज, वेरी सिलेक्टिव फ्लीट तैयार किया, सही। और एक ऑफेंस लॉन्च करना था। और ऑफेंस लॉन्च करने का मतलब ये होता है कि आपने दुश्मन के अंदर, जरूरी नहीं घुस के अंदर, आजकल स्टैंड ऑफ वेपन्स आ गए हैं। मैं 10-12 दिन से रोजाना ऑलमोस्ट 20-20 घंटे चैनल्स पर होता हूं, तो मैं सबसे जी कह रहा हूं कि आजकल ये नहीं इम्पॉसिबल कि दुश्मन के अंदर कोई स्टैंड ऑफ वेपन ना मार सके। ये पूरी दुनिया के किसी मुल्क में भी अगर कोई मुल्क स्टैंड स्टैंड ऑफ वेपन मार सके तो देर इज अ पॉसिबिलिटी वो पहुंच जाए। डिटर क्या चीज करती है? वो ये करती है रिटेलिएशन फ्रॉम फ्रॉम द विक्टिम कंट्री। जिस जिस सही। मुल्क की तरफ मारा जाएगा उसकी पनिशमेंट आपको देने की सलाहियत कितनी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक हम डिटर, अभी अभिनंदन वाले एपिसोड से भी करना चाह रहे थे और करते रहे, और हिंदुस्तान को 6 साल लग गए इस पोजीशन पहुंचे, राफेल इंडक्ट हो गए, ऑपरेशनलाइज हो गए। एक चीज मैं आपके नाजरीन के यहाँ पॉज करके बताता चलूं कि राफेल बहुत काबिल, पोर्टेंट और लीथल प्लेटफॉर्म है। हम्म। मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ एज अ फाइटर पायलट। मैं ये नहीं कह सकता कि चाहे वो दुश्मन उड़ा रहा है इसी वजह जहाज कुछ नहीं है। जी। राफेल कंपनी ने बहुत अच्छा जहाज बनाया, इसमें कोई शक नहीं है। तो लेकिन मतलब उसको इंडियन बाद में पायलट ही आएंगे कि नालायक हैं। इस पे बाद में एक और सवाल अगर आप पूछेंगे तो मैं उस पर कमेंट करता हूँ। अभी मैं आ जाता हूँ ऑपरेशन आपने पूछा। तो उन्होंने हम्म। बेस्ट फ्लीट अपना चुना, बेस्ट वेपन चुने, स्पाइस मिसाइल चुने जो लॉन्ग रेंज है, दैट मींस स्टैंड ऑफ वेपन्स भी इस्तेमाल किए। उनका मतलब ये था कि अपनी हदूद में रहते हुए वो लॉन्च करेंगे और हमारे टारगेट करेंगे। ये भी अब हिस्ट्री का हिस्सा बन गया हुआ है कि किस तरह की उन्होंने डैमेजिंग की, मस्जिद को शहीद किया, बच्चे को 7 साल के शहीद किया, और हमारा नीलम प्रोजेक्ट को थोड़ा सा हिट किया, जी और कोई सिग्निफिकेंट डैमेज नहीं कर सके। अच्छा, अब पाक फिजाइया क्योंकि अलर्ट बड़े दिनों से है, और आप फ्लैशबैक करें चंद दिन का, तो हमने वो चार को जो मार भगाया था और श्रीनगर पर इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ गई थी, वो एपिसोड अलहदा बात कर लेंगे। लेकिन लिंक उसी से करें कि उस दिन जब उनको शायद सबक हासिल नहीं हुआ था कि राफेल हमारे लिए वो बड़ी थ्रेट नहीं है जितना वो समझ के लाए थे। वो चार के बाद अभी फिर पूरा फ्लीट ले आए, 35 जहाज और ऐड किए, मेकिंग अ टोटल ऑफ 80 एयरक्राफ्ट। ये इसके दो मतलब होते हैं। एक, जब इतना बड़ा फ्लीट लाते हैं तो आप हमारा एयर डिफेंस सिस्टम को वो सैचुरेट करना का मकसद होता है, जिसका मतलब ये होता है कि हम हमारा एयर डिफेंस ये कंफ्यूजन का शिकार हो जाए कि मैं किस टारगेट को प्रायोरिटाइज करूं, किसको सही। पहले लूं, किसको मैं थ्रेट करूं, और किसको शूट डाउन करूं। इसको हम कहते हैं रिएक्शन डिलेमा। रिएक्शन सही। डिलेमा का मैं कंफ्यूज हो जाऊं, ये ऐसा ही है जैसे कोई इधर से मुक्का मारे, उधर से मुक्का मारे, नीचे से मुझे ठुड्डा टांग मारे, तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा कि पहले मैं मुक्के को रोकूंगा या टांग को रोकूंगा। हम्म। तो ये एक रिएक्शन डिलेमा क्रिएट करने की कोशिश की उन्होंने 80 जहाज 80 भेजकर। जहाजों के और जरिए। और बेस्ट पॉसिबल, ये भी ध्यान में रखिएगा, कोई ऑक्सीडेंट जहाज नहीं थे। एक बात, पाक फिजाई अलर्ट थी, हमारे 3 डायमेंशन से हमने उन पे काम किया हुआ था। मैं आपके पेश कर देता हूँ। एक सरफेस टू एयर मिसाइल हमने जाहिर स्टैंड बाय किया, अपार्ट फ्रॉम इट के हमारे पास बहुत सारा फ्लीट सरफेस टू एयर का है। लेकिन मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि तकरीबन 9 महीने पहले पाक जी फिजाइया ने HQ-9B, एक मिसाइल है सरफेस टू एयर चाइना का, वो हमने इंडक्ट किया था। ये सरफेस टू एयर वेपन है बेसिकली जैसे S-400 हिंदुस्तान के पास है या जी। ब्राह्मोस है उनकी नेवी के पास, ये उस कैटेगरी का मिसाइल है। बहुत रेजिलियंट है, आम जामिंग का बहुत रेजिस्ट करता है, स्टेल्थ फीचर्स हैं इसके अंदर, और पाक फिजाइया ने इंपोर्टेंटली रिकॉर्ड मुद्दत में इसको ऑपरेशनलाइज किया।
और ये सर पहली सर दफा सर है सॉरी, कि एक चाइना एक ने। एक मिनट मैं आपके यहाँ बात काटूंगा। पाकिस्तान के पास जो एयर डिफेंस सिस्टम है आमतौर पे FD-2000 कहा जाता है S-400 के मुकाबले में, लेकिन आप बता रहे हैं कि चाइनीज से हमने नया एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा हुआ है जो कि अभी डिप्लॉयड है ऑलरेडी। जी एग्जैक्टली exactly. कोई 8-9 महीने से पहले हमारे पास ट्रेनर्स एयर डिफेंस सारे ट्रेन हो चुके हैं। मैं खुद बेस पे विजिट करके इनकी सिमुलेशन पूरी आई देख के सी। आया हूँ। अमेजिंग उसकी परफॉर्मेंस है। हैरान कौन एक्टिविटी है। उसकी प्रिसीजन के साथ वो जाता है। और उसकी डिप्लॉयमेंट भी पाक फिजाइया ने प्रोपोर्शनेटली पूरे मुल्क में की है। ये HQ-9B, जो बी का मतलब है लेटेस्ट वर्जन, और चाइना ने पहली दफा किसी मुल्क को एक्सपोर्ट किया। हमारे पास जमीन पे ये था इस उस रात के ऑपरेशन के लिए, मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ। जी। और नंबर टू, ये हो गया सरफेस टू एयर, अपार्ट फ्रॉम अदर वेपन्स जो हम पहले जो आपसे इसका जिक्र कर रहे हैं। हवा में हमारे पास पूरा फ्लीट मौजूद है। ये याद रखिए कि J-10C हमने मार्च 2022 में लिए थे। और उनके लेटेस्ट मिसाइल PL-15 के साथ लिए थे। PL-10 और PL-12 भी मिसाइल उस पर लगते हैं, लेकिन 4 PL-15 भी लगते हैं। मैं उसके बारे में अर्ज करता हूँ। देखिए, PL-15 एक ऐसा मिसाइल है जिसकी रेंज ने आउटस्मार्ट कर दिया राफेल पे लगे हुए मिटियोर मिसाइल को। उसकी आई सी। तकरीबन 140 से 150 किलोमीटर रेंज है जो राफेल पर लगता है। और आपको याद होगा हिंदुस्तान के जब वजीर आज़म ने कहा था कि अगर राफेल होते, उसका यही मतलब था कि पाकिस्तान के जो F-16 के ऊपर एमराम लगे हुए थे, जिसे हमने फायर किए थे, उससे रेंज से अगर ज्यादा होते तो फिर हम बच जाते। तो वो राफेल 150 किलोमीटर वाला आ गया। तकरीबन कुछ अर्सा, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए हिंदुस्तान को ये एडवांटेज उनके हाथ में चला गया था, फर्स्ट लुक लॉक एंड शूट कैपेबिलिटी। आई सी। जिसका मतलब है कि जो दुश्मन को पहले देखेगा वो पहले हम्म। मिसाइल लॉक करेगा और पहले मार देगा। पाक फिजाइया की जो प्रेजेंट लीडरशिप है, एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू, इनको मैं 40 साल से जानता हूँ। हम एक स्क्वाड में इकट्ठे फ्लाइंग करते रहे हैं। तो आप उनकी पर्सनैलिटी के बारे में जानना चाहें तो बहुत हम्बल डाउन टू अर्थ आदमी है। लेकिन जिस वक्त अग्रेशन का मोड आएगा, मैंने इनके साथ कॉम्बैट मिशंस बहुत किए हुए हैं, हम इंस्ट्रक्टर इकट्ठे रहे हैं। तो ये इज अ वेरी अग्रेसिव पर्सन। तो वो आपने देख लिया परसों के वक्त में। अब आते हैं कि PL-15 भी हमने लिए। तो जब PL-15 हमने मार्च 2022 में इंडक्ट किए जी। JF-17 J-10C के साथ, तो हमने वो राफेल का एडवांटेज न्यूट्रलाइज कर दिया। आई जिसका सी। मतलब ये है कि अगर आप 150 किलोमीटर पे हमें लॉक करेंगे। मैं आपके नाजरीन के लिए एक और चीज सिंपल करता चलूं कि बियॉन्ड विजुअल रेंज क्या होती है। ये पायलट की आंख चंद किलोमीटर तक देख सकती है हवा में। ठीक है। रेडार कई सौ किलोमीटर तक देख सकता है। तो रेडार इतना पावरफुल लगाया जाता है कि पहले वो अपने रेडार पे दुश्मन को पिक किया जाता है। जी। जब रेडार लॉक कर लेता है दुश्मन के जहाज को, तो फिर उसी रेडार को इस्तेमाल करते हुए मिसाइल फायर किया जाता है। फिर मिसाइल रेडार की मदद से होम ऑन करता है और फिर जाकर वो टकराता है। एक बात। अब जब 150 किलोमीटर का एडवांटेज पाक फिजाई ने 200 किलोमीटर का मिसाइल ले लिया, तो इसका मतलब ये है कि पाक फिजाइया के जहाज 200 किलोमीटर से दुश्मन पर फायर कर सकते हैं, जबकि उसको 150 किलोमीटर तक आना पड़ेगा। इसका हम्म। मतलब ये है कि जब राफेल अपना मिसाइल लॉन्च करने की पोजीशन में होगा, उससे तकरीबन 50 किलोमीटर पहले हमारा पायलट मिसाइल फायर कर चुका है उसके ऊपर, और वापस भी मुड़ जी। चुका है, बाय द वे। ये भी जेहन में रखिएगा। तो ये कंपैरिजन मैं आपको करता चलूं। और फिर उसके बाद हमने यहां खत्म नहीं किया, JF-17 थंडर ब्लॉक 3 को भी अपग्रेड किया, उसी आईएसआर रेडार जो J-10 में लगा हुआ है उससे अपग्रेड किया। और वही मिसाइल PL-15 हमने इन पे इंटीग्रेट कर दिया। जिसका मतलब ये है कि हमारे पास अब J-10C थंडर ब्लॉक 3 का जो फ्लीट है, जी। एंड J-10 JF-17 का और J-10C दोनों फ्लीट पर हमारे ये मिसाइल अवेलेबल है। चार चार लगते हैं एक चार। अब ये मैंने आपको दोनों तरफ से कॉन्फ़िगरेशन बताई कि उन्होंने 80 जहाज भेजे, ऑलमोस्ट पूरे हमारी फ्लीट तरफ को से राफेल। नीचे से भी मिसाइल थे, हमारा फ्लीट भी तैयार था। अच्छा सर, जो आपने फ्लीट भी दिया। चीज़ें जिक्र की मैं ज़रा उसको मजीद वाज़ेह कर दूं कि राफेल तैयार आने के बाद हमारे पास J-10 था, उसके मुकाबले में जो हमने रिसेंटली 2022 में हमारी फ्लीट में शामिल हुआ J-10 और PL-15 का जो कॉम्बो है उसको बताया जा रहा है बहुत लीथल कॉम्बिनेशन है जो राफेल को न्यूट्रलाइज करने के लिए काम आता है। मुझे बताइएगा कि राफेल की जो अभी करंट इंडिया के पास टेक्नोलॉजी है वो, और पाकिस्तान के पास J-10 और PL-15 का जो कॉम्बिनेशन है, ये दोनों तकरीबन एक ही वो हैं, जरा सा एज हासिल है इस वजह से हमने उनका गिरा दिया, या इसमें ट्रेनिंग और सलाहियत का भी काफी अमल दखल है कि इंडियन पायलट्स की शायद ट्रेनिंग हमसे कम है कि वो हमेशा उनके जहाज गिर जाते हैं। ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। मैं आपको ये बताता चलूँ आपके नाजरीन के लिए कि मैं क्योंकि डॉक्यूमेंट्रीज बना रहा हूँ पाक फिजाइया पिछले 6 साल से अपने शौक में। एयर चीफ मार्शल को जानता हूँ, तो मैंने कुछ अर्सा पहले उनसे रिक्वेस्ट की कि मैं इसी बेस पे विजिट करना चाहता हूँ। मैं उससे लिंक करता हूँ आपके सवाल को। तो जी। मुझे ये स्पेशल परमिशन फर्स्ट टाइम एवर आउटसाइड कैमरे के साथ मिली। मैंने पूरा दिन J-10C और JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के पायलट्स के साथ, टेक्नीशियन इंजीनियर्स के साथ पूरा दिन गुजारा। इनफॉर्मली बीइंग अ फाइटर पायलट मैं जरा कनेक्ट भी कर पा रहा था और जी। टर्मिनोलॉजीज भी बेहतर समझ पा रहा था।
तो मुझे जो खुशी हासिल हुई उनकी स्टेट ऑफ प्रिपेयर्डनेस। अब आपने कहा कि क्या वजह है, उनके करीब है। देखिए, कुछ अर्सा पहले तक इंडियन जो कमेंटेटर्स हैं या डिफेंस एक्सपर्ट हैं, वो लिटरल सेंस में जब J-10C की इंडक्शन के बाद हमारा मजाक उड़ाते थे कि हमारे पास राफेल है, स्टेट ऑफ द आर्ट वेस्टर्न टेक्नोलॉजी, फ्रेंच नोन इन द एविएशन, हमारे पास वो जहाज है। और आपने क्या लिया है, चाइना का जहाज और चाइना का ही मिसाइल। तो लोगों के जेहन में ये, उनके जेहन में ये था कि ये कोई मैच ही नहीं। हम्म। उस पे बाद में आते हैं कि आज राफेल के शेयर गिर गए हैं और उनकी चंडू कंपनी जिसने बनाया था वो कहीं पहुंच गए हैं। पहली दफा हमने बैटल टेस्ट कर लिया J-10C को, जो चाइनीज ने भी किए, क्योंकि चाइना ने पहली दफा चाइना से बाहर पाकिस्तान को J-10 भी पहली दफा किसी को दिया, PL-15 भी पहली दफा दिया, और HQ-9B जो मैंने ये आपको पहले मिसाइल की पहला बात पहला की। अमली मुकाबला था जिसमें वाकई टेस्ट हुए दोनों एयरक्राफ्ट। एग्जैक्टली। तो कमिंग बैक टू द मिशन, मैं कह रहा था कि मैं उस यूट्यूब में जो डॉक्यूमेंट्रीज बनाता था, तुम जी पायलट से जी। मिला, मैं अपने नाम से ही बनाता हूँ, और मेरा सिर्फ मिशन एक पैशन है, बिकॉज मैंने सर्व किया, तो मैं और कुछ नहीं करता, तो मसरूफ रहने के लिए काम करता हूँ। तो वो मैंने अभी तकरीबन इस एपिसोड से 4-5 दिन पहले, एक हफ्ता पहले, मैंने एक डॉक्यूमेंट्री 5 मिनट की इस कॉम्बैट एनालिसिस पे डाली भी है। और आप Excellent। देख ले, मैंने उसमें ये प्रिडिक्ट किया था एयर चीफ मार्शल बाबर के सेंस में, मैंने कहा था ये बड़ा हम्बल आदमी है, लेकिन वक्त आया तो ये नहीं छोड़ेगा। तो वो देख लें आपने। अल्लाह ताला की रजा के बाद ऑब्वियसली डिटर्मिनेशन पायलट्स की। अब आपने सवाल किया था कि पायलट्स की ट्रेनिंग का फर्क जी है, जी। हमें एज जरूर है। J-10C को एज था, लेकिन फिर वही उनको ये नशा था कि ये तो चाइनीज टेक्नोलॉजी है, ये पता नहीं चलेगी कि नहीं चलेगी। ऐसा नहीं हुआ। देखिए, तीन चीजों पे हमें प्लग करना पड़ता है उस गैप को, न्यूमेरिकल गैप को, जो हिंदुस्तान के साथ हमारा है। इंडियन एयरफोर्स जाहिर है बड़ी एयरफोर्स है, बहुत बड़ा बजट लेती है, 1000 हम्म। के करीब उनके पास फाइटर जहाज हैं। तो हम क्या करें 400 जहाजों, 450 जहाजों के साथ, हमारा गैप बहुत है। तो उस गैप को हम तीन चीजों से प्लग करते हैं। एक, जज्बा ईमान है, इसमें कोई शक नहीं है। जैसे मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ मजाक में, लोग कहते हैं कि आपके फाइटर पायलट का, और चैनल भी मुझसे पूछते हैं कि क्या जज्बा था। तो हम्म। मैं उनको अंग्रेजी में मजाक करता हूँ कि आई वुड लव टू डाई फॉर माई कंट्री, बट आई वुड लव दैट माई एनिमी डाइज फॉर हिज कंट्री। तो तो वही वही हुआ परसों। तो मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूँ, एक जज्बा ईमान है जिससे जी। हम रिजॉल्व शो करते हैं। और जज्बा ईमान क्यों है, मैं अगर आपको आधा मिनट दे तो वो भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, हिंदुस्तान लड़ता है अपने न्यूमेरिकल, अपनी चौधराहट के लिए, रेलेवेंस रहने के लिए, चाइना की टक्कर का मुल्क साबित करने के लिए, अमेरिका और बड़ी सुपर पावर्स की नजरों में रेलेवेंट रहने के लिए, ग्लोबल प्रेजेंस के लिए लड़ता है हमारे साथ शो करने के लिए। हम ना नंबर के लिए लड़ते हैं, ना डिफीट और सक्सेस के लिए लड़ते हैं, ना हम हेजमनी के लिए लड़ते हैं, ना हम किसी को वेरीफाई कराना चाहते हैं अपना स्टेटस। हम लड़ते हैं एक वजह से, और वो लड़ते हैं अपनी आने वाली नस्ल के लिए और पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के लिए। और अगर हम नहीं लड़ेंगे तो मेरा ईगो नहीं खत्म होती, मेरा मुल्क की सालमियत ही खत्म हो जाती है, मेरा सर्वाइवल ही एट स्टेक पड़ जाता है। तो मैं इसलिए लड़ता हूँ। एक बात, एक जज्बा हो गया। दूसरी, हमारी क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग। क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग का मैं अब से नहीं, मैं आपको कह रहा कि मैंने आज ये बातें सीख ली है। जब मैं कैडेट था और जब मैं पहली दफा अफसर बना, तो मैं आपको एक और अपनी मेमोरेबल चीज बताता हूँ कि जब मेरी पहली पोस्टिंग हुई एज अ यंग ऑफिसर, 21 ईयर्स, तो मेरी पहली पोस्टिंग हुई पेशावर में। और पेशावर जिस स्क्वाड्रन में पोस्टिंग हुई वो यही स्क्वाड्रन है जो J-10C अभी उड़ा रहा है। तो अच्छा। मैं जब मेस में हम जाते थे, तो एयर कमोडोर MM आलम को सारी दुनिया जानती जी जी है। जी। MM आलम साहब ने शादी नहीं की थी, वो उसी मेस में रहते थे जिस मेस में हम रहते थे। बीइंग एयर कमोडोर, वो थोड़ा सा अच्छा कमरा था उनका, करीब करीब ही रहते थे। 3 टाइम हम खाना उनके साथ खाते थे डाइनिंग हॉल में जाकर। तो हम उनके इंस्पायर्ड लोग हैं। वो डाइनिंग टेबल पर बैठ के हमें मुख्तलिफ सवाल किया करते थे हिंदुस्तानी जहाजों के बारे में, और डांटते थे कि अगर हमें कोई डाटा याद नहीं होता था, कि तुम्हें कैसे मुकाबला करोगे अगर तुम फलां हंटर के इंजन के बारे में नहीं जानते हो, फलां हम्म। चीज क्यों नहीं जानते हो। तो मैं कह रहा हूँ कि रोल मॉडल हमारे वो है, क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग। वो हमें कहते थे कि अगर तुम नहीं रखोगे तो तुम्हें खा जाएंगे वो। दूसरी, तीसरी चीज, देखिए, टेक्नोलॉजिकल एज जो हमारा है। तो पहली मैंने कहा कि जज्बा ईमान, दूसरी क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग, और तीसरा जी टेक्नोलॉजिकल गैप है। मुझे ये बताते हुए आपको खुशी हो रही है कि पिछले 4 सालों में प्रेजेंट एयरफोर्स चीफ एयर चीफ मार्शल बाबर हैं, इन्होंने बहुत टेक्नोलॉजी पर एम्फसिस किया है। और ये मैं किसी और का क्रेडिट के कॉस्ट पे नहीं कह रहा। एयर मार्शल असगर खान ने जब एयरफोर्स संभाली, उन्होंने कमाल किया है, एयर मार्शल नूर खान को सलाम है। उसके बाद जितने आने वाले पाक फिजाई के सरबराह थे, उन्होंने सब ने बहुत मेहनत की है इस मुल्क को और मुल्क की फिजाई को ऊपर ले जाने के लिए। प्रेजेंट चीफ ने बहुत ज्यादा मैसिव इंडक्शन की। J-10C किया, Block 3 JF-17 ऐड किया, HQ-9B ऐड किया,
शापर और इकेजी ड्रोन ऐड किए, लॉइटरिंग मिशन ऐड किया, और सबसे बढ़कर आप ये देखिए साइबर कमांड और एरोस्पेस पे बहुत काम किया। अब मैं जब मिशन पर आऊंगा तो फिर आपको बताऊंगा कि साइबर कमांड और एरोस्पेस ने क्या रोल प्ले किया और किस तरह का लिमिटेड मैं तरीके से इंडक्ट करूंगा उसको। तो ये जो टेक्नोलॉजिकल हमारा तीसरा जो सेगमेंट है वो आज भी बरकरार है। और जो हिंदुस्तान का थोड़े अरसे के लिए हुआ था कि फर्स्ट लुक, फर्स्ट लॉक, फर्स्ट शूट कैपेबिलिटी जो राफेल की तरफ एडवांटेज चली गई थी, वो J-10 के आने से हमारे पास ना सिर्फ वापस आ गई है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो न्यूमेरिकल एज हम कभी भी नहीं ले सकते, हमने दूसरी जगहों से दूसरे तरीकों से हमने गैप प्लग किया हुआ है। आई होप दैट आंसर्स दिस क्वेश्चन। सर मतलब आपकी बात का मतलब है कि क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग तो वैसे ही कॉम्बैट में नज़र आ जाती है पाकिस्तानी फाइटर्स की, जो जो उनको एज हासिल है और उनकी ट्रेनिंग बेहतर है। जो दुनिया में बहस चल रही थी कि J-10 और राफेल में कौन सा बेहतर है, तो वो बहस भी हालिया जो कॉम्बैट हुआ है, डॉग फाइट हुई, अब तो फ्रेंच इंटेलिजेंस ने भी कंफर्म कर दिया कि राफेल गिरा है। तो वो बहस भी एक तरह से इस हवाले से ख़त्म हो चुकी है कि J-10 को एज हासिल है। लेकिन इसमें एक अहम नुक्ता है, आप उस पर ज़रूर रोशनी डालिएगा कि ये सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया के जिम्न में हम इसको नहीं देख सकते हैं, बल्कि चाइनीज मिसाइल ने यूरोपियन मॉडर्न सिस्टम को गिरा दिया। तो इस पे ये एक, इसका एक वर्ल्ड वाइड एक इम्पैक्ट है। ये हर जगह पे देखा जा रहा होगा कि वेस्टर्न और चाइना जो एक हमेशा से राइवलरी चलती रही है, तो उसमें चाइनीज मिसाइल ने वेस्टर्न जो मॉडर्न तरीन और जदीद तरीन उनका तैयारा है उसको गिरा दिया। ये बड़ा अच्छा रेलेवेंस आपने निकाला है। और देखिए मैं सुबह से देख रहा था, बल्कि मैं पढ़ रहा था कि राफेल कंपनी के शेयर्स गिरे हैं और जो कंपनी है J-10C की, उसके बढ़ गए हैं। और दुनिया में डिमांड बढ़ गई है। जो लोग, जो मुल्क डबल माइंडेड थे J-10 के बारे में कि लें या ना ले, ऑलरेडी इजिप्ट ने इंडक्ट किया है, दूसरा मुल्क है, और बहुत सारे इंटरेस्ट शो कर रहे थे। अब आप सोचें, हमने उन जहाजों की बैटल फील्ड कंफर्मेशन परफॉर्मेंस की करके दुनिया को बता दिया कि जो चाइनीज ने क्लेम किया था वो बिल्कुल ठीक था। वो 200 किलोमीटर कहते थे, हमने 200 किलोमीटर पे मारा है उनको। तो चाइनीज को कंफर्म हो गया कि हमने जो वेपन सिस्टम बनाया था उसकी बैटल टेस्टिंग पाक फिजाइया ने कर दी। तो हमें ना सिर्फ उसका एज था, बल्कि हमने एम्प्लॉय करके फर्स्ट टाइम एवर। अब आप दूसरे एंगल से देखिए कि राफेल बेचने वाली कंपनी अगर किसी के पास जाएगी, तो हम्म। अगर मैं एयरफोर्स में बैठा हूं लेने वाली साइड पे, तो मैं तो पहला सवाल करूंगा कि ये वही राफेल है जो 3 गिराए हिंदुस्तान एयरफोर्स के गिरे हैं या पाकिस्तान फिजाइया ने मारे हैं। तो उनकी तो मार्केटिंग बहुत खराब हुई है। और ये आज का नहीं हुआ। ये भी मैं बताता चलो ऑन द लाइटर नोट, जब हंटर गिराए गए थे 1965 में, तो एयर कमोडोर सज्जाद हैदर, अल्लाह उनकी मगफरत करे, उन्होंने मजाक किया था। उन्होंने कहा था कि, उन्होंने बीबीसी को इंटरव्यू दे कहा था कि दे आर प्लेइंग सच पुअर अगेंस्ट योर मार्केटिंग टीम। यानी कि जब मार्केटिंग टीम हंटर बेचना चाह रही है और हम शूट करके कह रहे हैं कि मत खरीदना। तो ये आज भी वही हुआ है मेरे साथ। अच्छा सर, हमने तफसीली बात की J-10 और राफेल और तमाम तैयारों के कंपैरिजन पे। एक सवाल जो आजकल काफ़ी पूछा जा रहा है वो ये है कि जब हमने देखा जिस रात इंडिया ने मिसाइल स्ट्राइक्स किए और आज भी जब ड्रोन तैयारे इंडिया के आए, तो हमने देखा भावलपुर जो पाकिस्तान की हदूद के काफ़ी अंदर तक है, डीप इनसाइड पाकिस्तान वी कैन से, वो है, कराची है। तो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम, आपने कहा हमने चाइना से अभी जदीद एयर डिफेंस सिस्टम लिया है। ये आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि हम बावजूद इसके कि उन्होंने भावलपुर पे मुख्तलिफ जगहों पे अटैक किए, हमें इस पे कंसर्न नहीं होना चाहिए कि इंडिया ने हमारे एयर डिफेंस सिस्टम को होने के बावजूद अंदर तक हमला किया? देखिए, इस पे मैं इसलिए सही कमेंट करने की पोजीशन में नहीं हूँ कि मुझे आइडिया नहीं है कि कितने फायर किए, कितने इंटरसेप्ट हुए, कितने हमने लॉन्च किए। ये बेहतर मैं उस वक्त पोजीशन में होऊंगा कि जब मुझे ये भी डाटा मिल जाए कि ये पहुंचने की हद तक तो मैं एग्री कर रहा हूँ कि पहुंच गए हैं। अब ये कौन से पहुंचे हैं, अभी ये भी गेस वर्क चल रहा है। ड्रोन थे, ये सिंपल ड्रोन थे, ये कौन से वाले थे? वो जब डिटेल्स आ जाएगी तो फिर मैं बेहतर पोजीशन में आपको फीडबैक दे सकूंगा कि हमने इंटरसेप्ट कितने किए, हमारी तरफ से क्या काउंटर एफर्ट हुई। क्योंकि अभी फॉर्मली नहीं, मैं सुबह से मीडिया पे ही हूँ, बल्कि मुझे सुबह से मीडिया से ही पता लग रहा है कि जी हो रहे हैं और फलां जगह पहुंच गया, फलां जगह पहुंच गया। मैं अपने क्वार्टर्स में तो कंटिन्यूस हेडसेट पे ही हूँ और मैं बात भी नहीं कर पा रहा, बिकॉज बैक टू बैक वो चैनल चल रहे होते हैं। तो जो मुझे जो ही पता लगता है मैं फिर आपकी पोजीशन होऊंगा बेहतर बताने की। सर आपने अभी तक जितनी गुफ्तगू की उसमें काफ़ी आपको अंदर की इन्फॉर्मेशन भी है, जो आप ज़ाहिर है मामले की हसासियत की वजह से उतनी ही शेयर कर सकते हैं जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी को कोई नुकसान ना पहुंचाए। लेकिन काफ़ी बात हो रही है कि पाकिस्तान का रिटेलिएशन किस किस्म का होगा, इस हवाले से क्या आपके पास कि किस क्या शेयर कर सकते हैं आप हमारे साथ? मालूमात तो मैं नहीं कहूँगा, क्या शेयर कर सकते हैं आप हमारे साथ? पाकिस्तान का जो रिटेलिएशन है वो कब होने वाली है, कैसी होने वाली है? हम क्या एयर, नेवी और बर्री अफवाज, उन तीनों को इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या होने वाला है सर? देखिए, जब मैं ये आज की कोई बात नहीं है और मैं पुरानी बात से शुरू करता हूँ फिर आज की बात से लिंक करता हूँ। ये कभी हमारे पास जब मैं नौजवान फाइटर पायलट था या जब मैं स्क्वाड्रन कमांडर था और मुख्तलिफ जगहों पर जब मैं रहा,
तो ये देखिए पाक फिजाइया की मैं पहले बात करता हूँ, फिर मैं ओवरऑल बात करता हूँ। देखिए फिजाइया में ये नहीं होता कि आज राफेल आए थे, अगर खुदा न खास्ता वो कामयाब हो जाते तो हम क्या करेंगे, ये उस रात मीटिंग नहीं बुलाई जाती कि अब हमने क्या आई करना सी। है। ये हम कई महीने पहले, कई साल पहले हमें टारगेट एलोकेशन होती है। हमारी लीडरशिप ये फैसला करती है कि हम लेडर ऑफ एस्केलेशन पे कहाँ जाएंगे। अगर आप सीढ़ी के यहाँ पे खड़े होंगे तो हम यहाँ खड़े होकर फिर आपको ये करेंगे। एक बात बड़ी क्लियर कर लें। तो ये नहीं होता कि हम वो वॉर प्लान रेडी होते हैं। मैं हैरान इस बात पे हुआ था, मैं इसी सांस में कहता चलूं कि राफेल जो उस दिन आए थे पहले 30 29 30 वाली रात को, ये वो जी। मिशन थे जो कई महीनों और कई साल पहले इनको एलोकेट हो जाते हैं टारगेट, जिसका हम्म। वेल सॉर्ट आउट रिहर्सल होती है, वैल्यूएशन होती है, फिजिबिलिटी होती है, टाइमिंग निकाले जाते हैं। तो ये वो मिशन ने भी वो उससे भी भागना पड़ गया उनको वापस जाके श्रीनगर लैंड करने के बाद। पहले तो उस पर मुझे हैरत हुई थी, क्योंकि ऐसे मिशन जंग शुरू होने के बाद बड़ी वेरिएबल्स आ जाती हैं। टारगेट आई चेंज सी। होते हैं, वेपन्स चेंज होते हैं, टाइमिंग चेंज होते हैं, दिन वाले मिशन को रात को कर दिया जाता है, रात वाले को दिन को कर दिया जाता है। तो मैं ये कह रहा था कि ये वो मिशन भी नहीं कर सके, पहली बात तो ये है। अब आपने रिस्पॉन्स पूछा है। हम जब स्क्वाड में जाते हैं तो हमें अपना वॉर रोल पता होता है, हमें पता होता है कि कौन से टारगेट कर रहे हैं। ये एक्चुअली हेडक्वार्टर या लीडरशिप डिसाइड करती है कि जी। कितनी सुवेयर हमने रिटेलिएशन करनी है। तो वो हम्म। लेडर ऑफ एस्केलेशन के हिसाब से होती है। ये एट द मोमेंट, एक तो ऑब्वियसली सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, और मैं वैसे भी रिटायर हूँ, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कि इस वक्त नंबर 1 टारगेट कौन सा है, नंबर 2 टारगेट कौन सा है, क्या टाइमिंग होंगे। लेकिन बिकॉज ऑफ माई कॉन्टेक्ट विद द एयरफोर्स, ये मैं ज़रूर आपके नाजरीन की आसानी के लिए बता सकूं कि अनचैलेंज्ड नहीं छोड़ेंगे। हम बिल्कुल। रिटेलिएशन प्लस करके देंगे। लोग टिट फॉर टैट प्लस कह रहे हैं, मैं उससे भी प्लस कह रहा हूँ। आपने उससे भी प्लस देख लिया कि कहाँ वो 80 जहाज में से 5 आपने गिरा लिए, और अपना एक भी अल्हम्दुलिल्लाह नहीं गिरा। सबसे बड़ी, मेरी कल भी बात हो रही थी क्लोज क्वार्टर्स में एयरफोर्स में, तो देखिए सबसे बड़ा, उतना ही बड़ा क्रेडिट मैं इसको भी दूंगा कि अपना कोई नुकसान नहीं उठाया। देखिए कितना आपका मजा किरकिरा होता हमारी लोगों का, कौम का, खुदा ना खास्ता हमारा भी कोई नुकसान होता तो हम हम्म। बताते कि नहीं हमने किया तो है, लेकिन थोड़ा सा हमारा भी हो गया। इससे ज्यादा क्लीन, जैसे मैंने शुरू में कहा, टेक्स्ट बुक फाइट जो है, ये इंशाल्लाह कई कई मुल्क हमसे मांगेंगे और कई मुल्क पढ़ाएंगे कि ये कैसे किया जाता है। तो जहां तक रिटेलिएशन का है, वो प्रॉब्ली लीडरशिप डिसाइड करती है कि किस हम्म। स्वेरिटी से हमने बाउंस बैक करना है। टारगेट्स उनकी स्वेरिटी, उनकी सेंसिटिविटी के हिसाब से वेल डिफाइंड, वेल कैलकुलेटेड एंड वेल रिहर्स्ड होते हैं। तो हमारे पायलट्स को ये नहीं सोचना पड़ेगा, जिस दिन हमारी हुकूमत ने कहा कि फलां टारगेट पर करो, तो वो कहें अच्छा हम नक्शे निकालते हैं, ज़रा फ्यूल की कैलकुलेशन कर लें और बॉम्ब का सोच लें कौन सा लगाना है। ऐसा नहीं होता। मैं आपकी नाजरीन के लिए सहूलत के ऑलरेडी लिए बता प्लानिंग दूं। हो चुकी है इस चीज़ की। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और सर आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की, इसी नोट पर ख़त्म करेंगे कि टिट फॉर टैट का वक्त नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की जिस तरीके से सॉवरेनिटी को उसका उसकी खिलाफ वर्जी की गई और 30 हमारे जो बेगुनाह शहरी थे उनको मारा गया। तो अब इस किस्म का कोई पाकिस्तान की तरफ से रिस्पॉन्स होना चाहिए कि वो आइंदा कई सालों के लिए इंडिया को डिटर कर दे कि वो इस किस्म का एडवेंचर ना करे। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे इनवाइट किया। इट्स अ प्लेजर टू बी इन योर थैंक यू। प्रोग्राम एंड आपका ट्यूब। मैं कभी कभी मुझे मेरा बेटा भेजता रहता है ऑस्ट्रेलिया से जी जी। आपका कोई लिंक, तो आई कीप वॉचिंग इट सम टाइम। यू मेक अमेजिंग डॉक्यूमेंट्रीज, माशाल्लाह, कीप डूइंग ग्रेट, कीप शाइनिंग। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट थैंक फॉर यू। विशेस फॉर योर चैनल। थैंक यू सर, थैंक यू।